इस आइलैंड पर आज भी इस्तेमाल होते हैं पत्थर के सिक्के। सदियों से चली आ रही है परंपरा। इंसान सदियों से करेंसी यानी मुद्रा का इस्तेमाल खरीद फरोख्त और कारोबार के लिए करता आया है। एक दौर था जब महंगे रत्नों में कारोबार हुआ करता था। लोग मोती, कौड़ियां और दूसरे रत्न देकर चीजें खरीदा करते थे। फिर सिक्कों का चलन शुरू हुआ। सोने, चांदी, तांबे, कांसे और एल्यूमिनियम के सिक्के तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं में ढाले गए। सिक्कों के साथ ही नोटों का चलन भी शुरू हुआ। पर क्या कभी आपने करेंसी के रूप में बड़े बड़े पत्थरों के इस्तेमाल की बात सुनी है? नहीं ना। तो चलिए आज आपको ऐसी जगह की सैर पर ले चलते हैं जहां की करेंसी पत्थर है और सदियों से ऐसा होता आ रहा है। इसके लिए आपको प्रशांत महासागर के माइक्रोनेशिया इलाके में जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जजीरे आबाद हैं। इन्हीं में से एक द्वीप है यप। ये छोटी सी जगह है जहाँ कुल मिलाकर 11,000 लोग रहते हैं। मगर इसकी शोहरत ऐसी है कि 11वीं सदी में मिस्र के एक राजा के हवाले से यप का जिक्र मिलता है। इसी तरह मशहूर यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी में लिखी अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया है। इन दोनों ही मिसालों में कहीं भी यप का नाम नहीं लिखा है। मगर दोनों साहित्यों में एक ऐसी जगह का जिक्र है जहां की करेंसी पत्थर हुआ करती थी। जब आप यप पहुंचेंगे तो आपका सामना घने जंगलों, दलदले बागों और बेहद पुराने दौर के हालात से होगा। दिन भर में सिर्फ एक फ्लाइट है जो यप के छोटे से हवाई अड्डे पर उतरती है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही आपको कतार से लगे छोटे बड़े ढले हुए पत्थर दिखेंगे। इनके बीच में छेद होता है ताकि इन्हें कहीं लाने ले जाने में सहूलियत हो। पूरे यप द्वीप पर ऐसे छोटे बड़े पत्थर जहां तहां पड़े दिख जाते हैं। यप द्वीप की मिट्टी दलदली है। यहाँ चट्टानें नहीं हैं। फिर भी पत्थर की इस करेंसी का चलन यहाँ सदियों से है। किसी को नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले यप के बाशिंदे डोंगियों में बैठकर 400 किलोमीटर दूर स्थित पलाव द्वीप जाया करते थे। वहां से वो चट्टानें काटकर ये पत्थर तराशा करते थे। फिर इन्हें नावों में लादकर यहाँ यप लाया जाता था। इन्हें राय कहा जाता है। पिछली कई सदियों से इन पत्थरों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहले यप के आदिवासी इन पत्थरों को बड़े बेढंगे तरीके से काटकर यहाँ लाते थे। फिर हथियारों के विकास से पत्थरों को सुघड़ तरीके से ढालकर यहाँ लाया जाने लगा। 19वीं सदी में जब यप पर स्पेन का कब्जा हो गया तब भी यहाँ पर पत्थरों से कारोबार थमा नहीं। जब पलाव जाने वाले नाविक अपने साथ ढले हुए पत्थर लाते थे तो वो इन्हें यप के बड़े सरदारों को सौंप देते थे। फिर वो सरदार इन पत्थरों को अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम देकर लाने वाले को सौंप देते थे। 5 में से 2 पत्थर ये सरदार खुद रखते थे और 3 पत्थर लाने वाले को दे दिए जाते थे। शुरुआत में पत्थरों की कीमत सीपियों की संख्या से तय होती थी क्योंकि पत्थरों से पहले सीपी को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे एक पत्थर के बदले 50 सीपी दी जाती थी। आज फुटकर करेंसी के तौर पर यप में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन पत्थरों की यप समाज में अपनी अहमियत बरकरार है। आज हर पत्थर का इतिहास है। उससे जुड़ा कोई न कोई किस्सा है। किसी भी परिवार के पास ये करेंसी होना बहुत सम्मान की बात मानी जाती है। आज इन पत्थरों की करेंसी का इस्तेमाल रोजाना के लेन देन में नहीं होता, बल्कि समाज में इसे कभी माफीनामे और कभी शादी संबंध को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। पत्थर के इन सिक्कों का आकार 7 सेंटीमीटर से लेकर 3.6 मीटर तक होता है। इन सिक्कों का मोल इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस काम में इस्तेमाल होता है और किसको दिया जाता है। कबीले के सरदार आने वाली नस्लों को पत्थर के हर सिक्के का इतिहास बताते हैं। यहाँ पिछले 200 सालों से पत्थर की इन करेंसी का इतिहास आने वाली नस्लों को ज़बानी याद कराया जा रहा है। अब पत्थर के इन सिक्कों को एक म्यूजियम में रखा गया है, जहाँ टूटे फूटे पत्थर की इन करेंसी का भी इतिहास दर्ज किया गया है। ये किस गांव के हैं, इनका किस परिवार से नाता है। अब भी कुछ नए पत्थर के सिक्के ढाले जा रहे हैं, मगर अब इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन बहुमूल्य सिक्कों को चुराए जाने का डर नहीं है, जैसा कि नोटों या सिक्कों के साथ हो सकता है। ये इतने बड़े हैं और सबको इनके बारे में मालूम है, तो कोई इन्हें चुराकर ले भी कहाँ जा सकता है। आज पत्थर की ये करेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के तौर पर नई नस्ल को सौंपी जा रही है। इस आइलैंड पर हर दिन 420 लोगों को ही जाने की है इजाजत। यहाँ रहते हैं कैदियों के वंशज। ब्राजील के फर्नांडो डी नोरेन्हा द्वीप समूह के सफेद रेत वाले तटों और हरे भरे पहाड़ी जंगलों तक सभी नहीं पहुंच सकते। यहाँ आने की चाहत रखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन रोजाना सिर्फ 420 मेहमानों को ही फर्नांडो डी नोरेन्हा आने की इजाजत मिलती है।
ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट से 350 किलोमीटर दूर स्थित इन 21 खूबसूरत द्वीपों के 3/4 हिस्से को 1988 में संरक्षित राष्ट्रीय समुद्री वन एवं अभयारण्य घोषित किया गया था। मुख्य द्वीप 28.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका निर्माण ज्वालामुखीय चट्टानों से हुआ है। इसके आसपास 20 छोटे द्वीप हैं। ये द्वीप हमेशा ऐसे नहीं थे। 16वीं सदी में इसे सबसे पहले पुर्तगाल के समुद्री यात्री फर्नांडो डी नोरेन्हा ने खोजा था। डच और पुर्तगाल दोनों देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती थीं, लेकिन 1700 ईस्वी के आसपास इसे जेल में बदल दिया गया था। 20वीं सदी के मध्य तक यहाँ के मुख्य द्वीप का इस्तेमाल कैदखाने की तरह होता था, जहाँ ब्राजील के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। कातिलों, चोरों, बलात्कारियों और राजनीतिक कैदियों को सजा काटने के लिए इस द्वीप पर भेजा जाता था। इतिहासकार ग्रेजिले रोड्रिगस कहती हैं, लोग फर्नांडो डी नोरेन्हा आते हैं जन्नत के एक हिस्से पर जश्न मनाने के लिए, लेकिन किसी जमाने पर यह बेरहम अपराधियों की जगह होती थी। फर्नांडो डी नोरेन्हा को अब भी एकांत की जगह माना जाता है, हालांकि अब यह उतना अलग थलग नहीं है जितना पहले कभी हुआ करता था। रोड्रिगस कहती हैं, 1822 में जब ब्राजील ने पुर्तगाल से आज़ादी का ऐलान किया तो इस द्वीप के लोगों को उसके बारे में 2 साल बाद पता चला। जन्नत जैसी खूबसूरती के लिए मशहूर इस द्वीप को ब्राजील के लेखक गैस्टाओ पेनाल्वा ने फोरा डो मुंडो कहा था, जिसका मतलब है इस दुनिया से बाहर। फर्नांडो डी नोरेन्हा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ब्राजील तट से दूर यह एकमात्र द्वीप है जहां आबादी रहती है। रोड्रिगस कहती हैं, आज की तकनीक और इंटरनेट होने के बावजूद यह एक दूर की जगह है। मेरे परदादा यहां 1946 में आए थे। जब उन्होंने लोगों को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा था, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम वहां जहां जा रहे हो जहां कुछ भी नहीं है, जो शापित है? अलग थलग होने के कारण ही 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक इस द्वीप का इस्तेमाल कैदखाने की तरह होता रहा। अच्छे चाल चलन वाले कैदी अपने परिवार वालों को भी यहां भेजने की गुजारिश कर सकते थे। वे आम कैदियों के सेल से अलग रहते थे। यहाँ की जेल 1957 में बंद कर दी गई, लेकिन कुछ पूर्व कैदी यहां से कभी वापस नहीं गए। उन्होंने इस द्वीप को ही घर बना लिया जहां आज भी उनके वंशज रहते हैं। फर्नांडो डी नोरेन्हा आने वाले मेहमान आज भी उस कैदखाने के खंडहरों को देख सकते हैं, जिन पर अब हरी बेलों ने कब्जा जमा लिया है। डोमिको आल्वेस कोर्डिरो और डेविड आल्वेस कोर्डिरो सगे भाई हैं। वे इस द्वीप के सबसे पुराने और बुजुर्ग बाशिंदे हैं। उनका जन्म इसी द्वीप पर हुआ था। उनके पिता ने 20वीं सदी की शुरुआत में यहां सजा काटी थी और फर्नांडो डी नोरेन्हा में ही जेल अधिकारी बनकर रह गए। पुराने एल्बम को पलटते हुए डोमिको कहते हैं, मेरे पिता एक अपराधी थे और उनको नोरेन्हा भेजा गया था। मेरे दादाजी के खेत थे, इसलिए उनको यहां चरवाहे का काम करने के लिए भेजा गया था। कैदी यहां सूरज निकलने से लेकर शाम ढलने तक काम करते थे। जहाजों के रुकने और माल चढ़ाने उतारने के काम आने वाले सभी तटों पर पहरा होता था। कैदी उन समुद्र तटों पर नहीं जा सकते थे। उनमें से कुछ जेल के मछुआरे होते थे। बाकी कैदी मछुआरे नहीं होते थे, जैसे मेरे पिता, लेकिन उनको मछली पकड़ना अच्छा लगता था। कैदियों और उनके परिवार वालों को द्वीप पर होने वाली गतिविधियों में शरीक होने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। डेविड आल्वेस कोर्डिरो कहते हैं, जब मैं 7 साल का था तब मैंने उनके साथ पहली बार मछली पकड़ी थी। उन दिनों मैं खुद से तट तक नहीं जा सकता था। आज डेविड को लगता है कि आज़ाद इंसान के लिए नोरेन्हा से बेहतर जगह दूसरी कोई नहीं है। मायरा फ्लोर भी यहीं रहती हैं। इन दिनों वह गर्भवती हैं और समुद्र तट पर टहलने आई हैं। इस द्वीप पर कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए उनको बच्चे को जन्म देने के लिए ब्राजील के मेनलैंड जाना होगा। मेरा परिवार यहाँ के सबसे बड़े और पुराने परिवारों में से एक है। मेरी दादी के भाई यहाँ सेना के लिए काम करने आए थे। कुछ दिनों बाद मायरा की दादी और दादा भी अपने बच्चों के साथ यहाँ चले आए। मायरा को यहाँ की शांति सबसे अच्छी लगती है। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। यहाँ मुझे दूसरी जगहों की तरह 2 घंटे के लिए ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता। ये द्वीप अटलांटिक महासागर में बड़े ही रणनीतिक महत्व का है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यहाँ अपना सैनिक अड्डा बनाया था। नोरेन्हा के चारों ओर पन्ने जैसी चमकदार गर्म पानी है, जहाँ झींगा मछलियाँ, कछुए, उष्णकटिबंधीय मछलियाँ और डॉल्फिन बहुतायत में मिलती हैं। नोरेन्हा ब्राजील की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है और इसे दक्षिण अमेरिका में डाइविंग और सर्फिंग के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है। ग्रेजिले रोड्रिगस कहती हैं, नोरेन्हा दूरदराज की जगह है, फिर भी सुकून के लिए यहाँ रहना खास है। मायरा को भी लगता है कि यदि उनको कहीं और रहना पड़ता तो वह नोरेन्हा की खूबसूरती को मिस कर देती। मैं जानती हूँ कि धरती पर कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन मुझे इससे सुंदर दूसरी कोई और जगह नहीं लगती।